Good morning students. In the last video we have discussed about the electron gain enthalpy and electron affinity. आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोई केमिकल कंपाउंड है और उनके बीच कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एक कंपाउंड है HF और इनके बीच कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम? हाइड्रोजन का एक आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? इस तरीके से शेयर करते हैं और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी शेयरिंग हो रही है उसको क्या करेगा? जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हमने देखा था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है ना। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है हाइड्रोजन से। वो ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो जो ये क्लाउड है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन की तरफ कम होता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी एबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। इसी वजह से जो फ्लोरीन है इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? समझ में आ रहा है? क्योंकि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ने उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मतलब अब क्या हो रहा है? उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं थोड़े बहुत, इस वजह से उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्योंकि फ्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, जिसको हम किससे शो करते हैं? पॉजिटिव साइन से। तो ये डेल प्लस और डेल माइनस ये शो कर रहे हैं कि यहाँ जो शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो गया और हाइड्रोजन की तरफ कम हो गया है। सो ये एबिलिटी कौन बताता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव की कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कौन सा टर्म बताता है हमको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए दो कंपाउंड के बीच। फिर हम डिफाइन करते हैं कि जो भी एटम अपनी तरफ उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इट इज़ नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी को मेजर कर रहे थे, है ना, किलो जूल पर मोल उसकी यूनिट थी, पर यहाँ पर इट इज़ नॉट मेजरेबल क्वांटिटी। इसको हम कंपैरिजन करते हैं हमेशा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कंपैरिजन करते हैं कि इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हमेशा कंपैरिजन करने में हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कंपाउंड के साथ साथ इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, सो क्या होता है? किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका ट्रेंड क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है साइज़ पे। जितना ज़्यादा उसका बड़ा साइज़ होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो आप देखोगे ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। सो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एटॉमिक साइज़ से रिलेट कर सकते हैं कि अगर एटॉमिक साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो जैसे जैसे ग्रुप में जा रहे हैं साइज़ क्या होते जाता है? बड़ा होते जाता है एटम्स का, और एटम्स के साइज़ बड़े होते जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। पर अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? आपको पता होगा पीरियड में क्या होता है? साइज़ छोटा होते जाता है इस तरीके से।
तो साइज़ क्या है, छोटा हो रहा है, तो साइज़ के छोटे होने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया कि इट इज़ नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, इसको मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल दिया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाउलिंग स्केल। ठीक है, वो पाउलिंग स्केल अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उन्होंने क्या दिया, एक रैंडम वैल्यूज़ दे दी है एटम्स को, जैसे कि उसने दिया फ्लोरीन को वैल्यू दे दी 4 कि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन्होंने बोल दी 3.5 है, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, बोरान की 2, बेरिलियम की 1.5, लिथियम की 1.0। ये सारी वैल्यूज़ आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। टेबल 3.8 है आपकी बुक में, टेबल है, वहाँ पर भी पाउलिंग स्केल करके दिया हुआ है और सारी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दी हुई है एलिमेंट्स की। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान की। तो आप देखेंगे लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबसे कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। वैसे ही अगर हम पीरियड 3 की बात करेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो क्या देख रहे हैं हम, जब हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। पीरियड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, पर डाउन द ग्रुप क्या होता है, व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, जबकि सोडियम की 0.9 है। तो जब आप नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, सो पाउलिंग ने ये स्केल दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिव मेजर करने के लिए। उन्होंने कुछ रेंडम फ्लोरीन को 4 वैल्यूज़ ऐसा करके उसने असाइन कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि एल्केली जो मेटल्स हैं, मतलब ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, उनकी साइज़ सबसे बड़ी होती है उस पीरियड में। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं तो सबसे बड़ा कौन सा है, लिथियम। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो सबसे बड़ा कौन है, सोडियम। तो एल्केली मेटल सबसे बड़े होते हैं और हेलोजन जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं। जैसे फ्लोरीन सबसे छोटा है, क्लोरीन सबसे छोटा है अपने पीरियड में। ठीक है, तो एल्केली मेटल्स क्योंकि सबसे बड़ी होती है उनकी साइज़, इसलिए उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। हेलोजन जो है उस पीरियड में, अपने पीरियड में उनकी साइज़ सबसे कम होती है, इसलिए उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशनशिप है। आप देखेंगे इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है, साइज़ बड़ी तो En कम, साइज़ छोटी तो En ज़्यादा। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है इनके बीच। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज़ के बीच। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समझ में क्या हुआ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, एंड दिस इज़ द ट्रेंड फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कि क्या डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है। ठीक है, कोई एक एटम है आइसोलेटेड, वो किसी से बॉन्डेड नहीं है, एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है, वो कितनी, उसकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, it is a tendency of an isolated gaseous atom to attract an electron. So isolated gaseous atom उसकी टेंडेंसी क्या है किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर एटम जो है वो आइसोलेटेड गैशियस एटम है, वो किसी से वो मतलब बॉन्डेड नहीं है ना, किसी से उसने बॉन्ड नहीं बनाया है। बट जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, एक ऐसा एटम जो किसी कोवैलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है। ठीक है, जैसे कि H और F। ठीक है, HF में जो फ्लोरीन एटम है, अगर हम उसकी बात करें तो जो फ्लोरीन एटम है हाइड्रोजन से उसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, और उसकी क्या एबिलिटी है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, दैट इज़ दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ऐसा एटम जिसमें जो दूसरे एटम से कोवैलेंट कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आइसोलेटेड गैशियस एटम, उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, वो एक आइसोलेटेड है, अकेले एक एटम है। ठीक है, सो पहला डिफरेंस यही है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन,
एंड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड। एक कोवेलेंट कंपाउंड है ये HF, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, उसका जो फ्लोरीन एटम है उसकी टेंडेंसी क्या है किसी इलेक्ट्रॉन को, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप मेजर कर सकते हो, सो इट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, आप इसको मेजर कर सकते हो, बट इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप मेजर नहीं कर सकते, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड। दूसरा है, तीसरा है इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी कोई यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट होती है, वो है किलोजूल पर मोल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज कांस्टेंट, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, इट हैज़ कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है और O- आयन बनाना है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू फिक्स है और इसकी वैल्यू होती है -141 किलोजूल पर मोल। सो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी भी एटम के लिए, एक पर्टिकुलर एटम के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट है कि अगर कोई ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इतनी वैल्यू, इतनी एंथैल्पी, इतनी एनर्जी वो रिलीज़ करता है। सो दिस वैल्यू इज़ कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। तो ये 4 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसकी क्या टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, जबकि इसमें हम कैसे बात करते हैं, उस एटम की बात करते हैं जो दूसरे एटम से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ है। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मेजर कर सकते हो जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कांस्टेंट होती है जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट होती है, क्योंकि ये मेजरेबल है तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट होती है किलोजूल पर मोल, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ क्या है, भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम यूज़ करके हम ये जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर आगे जाके जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसका जो एप्लीकेशन है हम इससे बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड होगा वो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। जैसे कि HF की बात करते हैं तो HF एक पोलर कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इस वजह से उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ खींच लिया है इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। नेगेटिव साइन बताता है इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ज़्यादा है, तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए हैं इसलिए उसमें स्लाइटली, डेल का मतलब है स्लाइट, बहुत ही कम। ठीक है, डेल जब भी मैं बोलूँ ना, डेल का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, एकदम ही कम, माइन्यूट। सो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है फ्लोरीन पे और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पोलर कंपाउंड बन जाता है। पोलर मतलब उसमें पोल्स होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सो HF बिकम पोलर। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव का यूज़ करके ये बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ है कि हम बता सकते हैं कि मेटालिक होगा कोई एलिमेंट, कोई भी एटम मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है, उसका भी हम इससे बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। कैसे? जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटालिक कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोल रहे हैं? मेटालिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है तो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो मेटालिक कैरेक्टर कम है। तो इससे पहले आपको मैंने टेबल बताया था, टेबल 3.8 अपनी बुक में खोलिए, आप देखेंगे उसमें फ्लोरीन की जो EN की वैल्यू है इट इज़ 4 और लिथियम की EN की वैल्यू है 1। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर EN की वैल्यू ज़्यादा है तो वो मेटालिक कम है, EN की वैल्यू कम है तो वो मेटालिक ज़्यादा है।
So metallic character is inversely proportional to En and non-metallic character. जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा नॉन मेटालिक है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो आप अपनी टेबल 3.8 में देखिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 3.5 है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है कि इसमें से कौन ज़्यादा मेटालिक है, तो मैंने क्या बोला, जिसकी En की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा नॉन मेटालिक है और जिसकी En की वैल्यू कम है वो ज़्यादा मेटालिक है। अब आपको बताना है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन सा नॉन मेटालिक है। तो मैंने क्या बताया, जिसकी En की वैल्यू ज़्यादा है वो नॉन मेटालिक है। ठीक, तो इसमें इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन की En की वैल्यू ज़्यादा है 4 है, तो ये ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा और ऑक्सीजन कम नॉन मेटालिक होगा। ठीक है, तो En की वैल्यू से हम जान सकते हैं कि कौन सा मेटालिक है कौन सा नॉन मेटालिक है। तो जब मैंने आपको बताया कि पीरियड में हम इधर से इधर जा रहे हैं तो En की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर En की वैल्यू बढ़ रही है मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि En क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। तो अगर मैं अक्रॉस अ पीरियड की बात करूं, इधर से इधर अगर हम जा रहे हैं पीरियड में, सो क्या हो रहा है, En बढ़ रहा है कि नहीं। इससे पहले बताया En जो है पीरियड में बढ़ने लगता है, इंक्रीज हो रहा है। तो En बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इट विल इंक्रीज। क्यों, क्योंकि En बढ़ रहा है तो नॉन मेटालिक भी बढ़ेगा। ग्रुप में क्या हो रहा था, En की वैल्यू कम हो रही थी। अगर En की वैल्यू कम होगी तो क्या बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली समझते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है। तो अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, क्योंकि इनका रिवर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। इसकी वैल्यू कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जबकि नॉन मेटालिक के साथ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। अगर En की वैल्यू बढ़ रही है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इट इज़ नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ज़्यादा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी ज़्यादा है, जबकि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब En कम है तो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। सो En का यही एप्लीकेशन है कि En के हम जान सकते हैं कि कौन सा मेटालिक है कौन सा नॉन मेटालिक है। ठीक है, इसलिए जब हम ग्रुप में जाते जाते हैं, नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है, जबकि हम अक्रॉस अ पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है और मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक बहुत सारी ट्रेंड्स पढ़ लिए हैं। आप अपने बुक में निकालिए फिगर 3.7। ठीक है, इसमें आप देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आप इधर से इधर जाते हैं तो इट बिकम्स मोर नेगेटिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती जाती है। नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो अभी तक हमने जितना भी ट्रेंड पढ़ा ना वो इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है फिगर 3.7 में। ठीक है, तो कौन सी चीज़ घट रही है, कौन सी चीज़ बढ़ रही है, क्या ट्रेंड है उसका, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उस ट्रेंड के पीछे का रीज़न क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट तो बढ़ रही है, तो क्या रीज़न है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। ठीक है, सो अगर साइज़ छोटा है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम पीरियड में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी कम हो रही है, ये जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। ठीक है, सो ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं इसको फिर से आप एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके बाकी जितने भी हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा लिया, एटॉमिक रेडियस बढ़ा लिया, उसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज़ करो, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। बार बार पढ़ेंगे तभी ये आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट है,
केमिकल रिएक्टिविटी है, इसको थोड़ा सा ये भी एक क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास में ये जो चैप्टर 3 है ख़त्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक। इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।